नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, आज जो हमारी क्लास है वो सीडीएन पेडाई क्लास होगी और ये हमारी 20वीं क्लास है। इससे पहले 19 क्लासें हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम 286 से लेके क्वेश्चन नंबर 300 तक डिस्कस करेंगे। और देखिए दोस्तों, मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। जो बच्चे मेरे चैनल पे हैं और जो मेरे वीडियोज मेरी क्लासेस देख रहे हैं वो तो समझ ही गए होंगे अब तक कि पॉजिटिव और नेगेटिव कितना आसान और कितना नया तरीका है। ये बिल्कुल ही नया और बिल्कुल ही आसान है। ये इतना आसान है कि आपको सीडीपी के 90 मार्क्स का जो पोर्शन है उसमें से 90/90 भी दिला सकता है फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में 75/75, जो कि सीडी और पैडा का पोर्शन होता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज का पहला क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जिनके पास पीडीएफ नहीं है, और जिनके पास पीडीएफ है वो अपनी पीडीएफ निकाल लो और जो जो चीज़ें मैं वर्बली बताता हूँ आप उसको लिखा करो, ध्यान से लिखा करो, पेन पेंसिल लेके बैठा करो, कॉपी लेके बैठा करो, क्योंकि जो मैं बताऊँगा वही आपकी थ्योरी होगी। और इससे ज़्यादा सीटेट में थ्योरी नहीं आती है। थ्योरी सीटेट में सब कुछ जो भी आता है वो प्रैक्टिकल आता है। और जो ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपको सारे सीटेट के ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो इसको करने से क्या होगा कि आपको इस चीज़ की हैबिट हो जाएगी, आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस के साथ डील करना है। और बाकी जो मेरे नेगेटिव पॉजिटिव हैं वो तो खैर आपको आंसर पे ले जाकर खड़ा कर ही देंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, लॉरेंस कॉल्बर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो देखिए, अगर जब कॉल्बर्ग की बात होती है तो आपको एकदम से माइंड में क्लिक करना चाहिए कि कॉल्बर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। और इस नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए कॉल्बर्ग ने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी और ये कहानी लोगों को सुनाया करते थे। फिर उससे पूछते थे, भाई बता अगर तू होता तो क्या करता। तो फिर उस हिसाब से जो उस बंदे का आंसर आता था कहानी सुनने के बाद, उस हिसाब से उन्होंने नैतिकता के 3 स्तर बनाए। आपने भी 3 स्तर पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आपने पढ़ा होगा परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत और परापरंपरागत। ये 3 स्तर पढ़े होंगे, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन 4 हैं और स्तर भी 4 दे रखे हैं। तो भाई देखो, कंफ्यूज मत होना। अगर आज तक आप किसी ने नहीं पढ़ाया तो मैं पढ़ा देता हूँ कि इन 3 स्तर के अलावा एक स्तर और भी है, जिस स्तर की बात कॉलबर्ग ने की है, और वो है स्तर 1। स्तर 1 ये नहीं है, पूर्व परंपरागत जो है ये स्तर 1 नहीं है, ये स्तर 2 है। स्तर 1, स्तर 1 जो है या स्तर 1 क्या है, इसमें उन्होंने ये कहा था, ये जो स्तर होता है आपका 0 से लेकर 4 वर्ष तक का होता है, 4 साल तक का होता है। इसमें कहा था कि इसमें बच्चे के अंदर कोई भी नैतिकता नहीं होती है। तो ये था स्तर 1। और स्तर 2 क्या था, ये पूर्व परंपरागत। स्तर 3 क्या था, परंपरागत। और स्तर 4 क्या था, परापरंपरागत। ये 4 स्तर थे। बाकी देखो, जब कॉलबर्ग का हम लेसन करेंगे तो उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये सीधी सीधी थ्योरी थी, इसलिए इसका सीधा सीधा आंसर कोई नेगेटिव नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, नेगेटिव। भाई क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हो तो इस तरह से पढ़ा करो कि आप उसमें से ये ढूंढ सको कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। और जैसे ही आपको ये पता चल गया, बस आप मेरे नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड देखो, आपको वहाँ पे बिल्कुल मिलेंगे, 101% मिलेंगे। और देखो, ये सब जो है शब्दों का ही खेल है। ये तो सब सीटेट के क्वेश्चन, ये तो आ चुके सीटेट में, हो सकता है दोबारा ना आए, बट शब्द तो यही सब होंगे। इन शब्दों में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, बस आप ये सीख लो। आपका जो है 90 मार्क्स का समझ लो एकदम फिट मामला हो जाएगा। बाकी भी मैं बता दूंगा कि बाकी और नंबर्स कैसे लाए जाएंगे। चलिए, क्या पूछ रहा है, नेगेटिव। अब प्रगतिशील मॉडल के बारे में थोड़ा समझो। देखो, प्रगतिशील जो मॉडल था वो जॉन डीवी ने दिया था। जॉन डीवी हमारे अमेरिका के थे। अगर आप कंफ्यूजन में रहते हो कि भी अमेरिका के कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, तो मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है गौतम स्ट्रिक। इस गौतम स्ट्रिक को खोल के देख लेना, इसमें कुछ ट्रिक्स पड़ी हुई हैं। अगर आपने इनको ध्यान से समझ लिया तो एक तो आपको अमेरिका के सारे मनोवैज्ञानिक याद हो जाएंगे, जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो सब याद हो जाएंगी, और किसने कौन सा सिद्धांत दिया, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिए, व्यवहारवादियों ने कौन कौन सिद्धांत दिए, सब याद हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि सीटेट की 1/2 यानी कि आधी थ्योरी आप सिर्फ उन ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। एक बार उसको जरूर आप विजिट करें। चलिए, आप यहाँ का क्वेश्चन हम समझते हैं। प्रगतिशील मॉडल की बात करिए, उसने कहा कि इसमें कौन सा सही नहीं है, यानी कि वो नेगेटिव पूछ रहा है। प्रगतिशील मॉडल जो मॉडल था वो जॉन डीवी ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि बच्चों को हम थोड़ी छूट दें, थोड़ा लचीलापन दें।
बच्चे के उठने में, बैठने में, बच्चा कहाँ बैठना चाहता है, कैसे काम करना चाहता है, इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को थोड़ी छूट दें, उसके ऊपर ज़बरदस्ती का जो डिसिप्लिन है वो ना ला दें। ये चीज़ उन्होंने कही थी। अब हम देख लेते हैं ज़रा। अब नेगेटिव पॉजिटिव से भी चलेंगे और थ्योरी से भी चलेंगे। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक कौशलों को सीखना। देखिए, सक्रिय पॉजिटिव, सहभागिता पॉजिटिव। सक्रिय क्यों पॉजिटिव? अगर बच्चा सक्रिय है, खुद से काम कर रहा है, खुद से सीख रहा है, सहभागिता कर रहा है, एक दूसरे से सीख रहा है, तो ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा देखो, बच्चे विद्यालय में बताई गई बात को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऐसा नहीं है। इसको एक चलो छोटे से उदाहरण से मैं समझा देता हूँ। मान लो सपोज करो कि एक बच्चा है जो सपोज करो किसी अलग धर्म से संबंधित, मान लो दिवाली का त्यौहार है और आपने सब बच्चों को कह दिया कि हाँ भाई सारे जाके घर में दिए जलाना, लेकिन एक बच्चे का धर्म अलग है और उसके घर में दिवाली नहीं मनाई जाती है, तो क्या वो घर पे जाके दिए जलाएगा? नहीं जलाएगा। तो ऐसा नहीं है। जो बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि होती है उसके विकास में, उसकी पढ़ाई में, लिखाई में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऐसा नहीं होता है कि बच्चे विद्यालय में जो भी बात बता दो उस पर हर बात को मान लेंगे। कुछ बातें जो उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित हैं उन पर उनके घर वालों का अधिकार होता है, वो बताते हैं कि बच्चे उसको ऐसे करना है। तो भाई ये बात तो गलत हो गई। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल। प्रजातंत्र की तो स्पेशली बात की गई है प्रगतिशील मॉडल में। ये देखिए, सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। अब देखो इसमें एक वर्ड आया नियम। तो नियम जनरली मैं कहता हूं कि नेगेटिव है, बट ये क्या है? ये सामाजिकरण की परिभाषा है। इसमें नियम का कुछ मतलब नहीं है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये परिभाषा है और इसको आप बदल नहीं सकते हो। तो ये भी ठीक है। अब देख लीजिए, पॉजिटिव प्रजातंत्र पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है? कि बच्चे कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं, ये चीज़ गलत है। तो इसी को हम आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम में आकलन किस लिए होता है? यानी कि जब बच्चे की लर्निंग होती है तो उसमें जो उसका आकलन होता है, मूल्यांकन हो, तो किसके लिए होता है? तो भाई किसके लिए होना चाहिए? पॉजिटिव चीज़ के लिए होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पढ़ो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव ढूंढो। क्यों ढूंढो? क्योंकि वो होता है। फर्स्ट पेपर में 90 मार्क्स का जो पोर्शन होता है सीडीपी का, उन सब में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। बस आपको ढूंढने की जरूरत है। बता तो मैं रहा हूं होता है, ढूंढ लेना आप और बस आपको आंसर मिल जाएगा। ग्रेड व अंक नेगेटिव और पूरे नेगेटिव रहेंगे। जित सीडीपी में जो आपकी सीटेट फर्स्ट और सेकंड की जो सीडीपी है उनमें सब में ये नेगेटिव ही रहेगा। जो मैंने एक बार नेगेटिव बता दिया, नेगेटिव रहेगा। ग्रेड व अंक, क्यों अंक या ग्रेड नेगेटिव है? देखो, जब बच्चा आपके पास आता है, आपके पास बच्चा आता है 5 साल का, 5 से लेके 12, अगर मैं अपर प्राइमरी की बात करूं तो 14 साल तक का बस, लेकिन स्टार्टिंग तो 5 साल से होती है। 5 साल के बच्चे को अगर आप अंकों की लाइन में लगा दोगे, बेटा पढ़, तभी तेरे नंबर आएंगे, तभी तू पास होगा, तभी तेरे ग्रेड अच्छे आएंगे, तो वो सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ेगा, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेगा, सीखने के लिए नहीं पढ़ेगा। जबकि हमारा मकसद है कि हम बच्चे को क्रियात्मक बनाएं, सृजनशील बनाएं, उसकी कल्पनाओं को पर लगाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुद से सीखने दें। हमें क्या करना है? हमें बस ये देखना है कि बच्चा गलत तो नहीं कर रहा है। अगर गलत कर रहा है तो उसको करेक्ट कर दो बस। लेकिन अंक परीक्षा कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव कर देना। अगला देखो, परीक्षण मैंने बताया नेगेटिव। प्रेरणा पॉजिटिव। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, और अलग शब्द है नेगेटिव, तो भैया ये भी नेगेटिव हो गया। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव का क्या फायदा होता है। नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव के अभ्यस्त हो जाओगे ना, तो ऐसे ही आप भी आंसर करोगे। 60 सेकंड का जो क्वेश्चन है 5 सेकंड में, 6 सेकंड में खत्म हो जाएगा। देखो क्या टाइम लगा, नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर, 5 सेकंड भी नहीं लगे। तो आप इस नेगेटिव पॉजिटिव के कंसेप्ट को समझो। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ये प्याजे का क्वेश्चन है। प्याजे ने एक वर्ड दिया स्कीमा, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो स्कीमास क्या होते हैं पहले समझ लो। देखो, हमारे दिमाग के अंदर जो भी जानकारी होती है, जो भी स्टोरेज होता है, उसको हम स्कीमास बोलते हैं। यानी कि जो हमारी प्रेजेंट नॉलेज जो होती है, प्रेजेंट जो नॉलेज होगी वो हमारा स्कीमा होगा, और इस स्कीमा के अंदर नई जानकारी जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो भाई उसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखो, ये चारों ही वर्ड उन्हीं के हैं, तो ये सीधी सीधी परिभाषा पूछ रहा है, इसमें आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं कर सकते हो। परिभाषा जब पूछ रहा है किसी की सेंगे, तो आपको सीधी सीधी बात बतानी पड़ेगी। आत्मसातीकरण क्या होता है? देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो बच्चा छोटा है, उसके घर में एक वाइट कलर का डॉगी है, वो उसके साथ खेलता है, तो उसको ऐसा लगता है कि जो डॉगी जो होते हैं वो वाइट कलर के ही होते हैं। तो ये क्या है? ये उसका प्रेजेंट नॉलेज है, ये उसका स्कीमा है जो बच्चे ने अपने दिमाग में बना रखा है। बट
जब वो बाहर जाने लगा, थोड़ा बड़ा हुआ, उसने देखा कि अरे एक जैसा मेरे घर में डॉगी है, एक वैसा ही डॉगी बाहर घूम रहा है, लेकिन वो तो ब्लैक कलर का है। तो उसने अपनी मम्मी से, पापा से पूछा कि ये क्या है। तो पापा ने कहा बेटा ये डॉगी है। उसने कहा डॉगी तो वाइट होता है। तो पापा बोले नहीं बेटा, ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी होता है और अदर्स कलर्स भी होते हैं। तो फिर क्या हुआ, जो उसकी प्रेजेंट जो नॉलेज थी उसमें उसने न्यू जानकारी को ऐड कर लिया, न्यू नॉलेज को ऐड कर लिया, नई जानकारी जोड़ दी। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण। सीधी सीधी परिभाषा मैंने आपको समझा दी। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित, अब देखो सिद्धांत पूछ रहा है, इसमें तो हम कुछ नहीं बदल सकते। तो ये किस चीज का सिद्धांत है, ये है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। यानी कि जो भी व्यक्ति होते हैं संसार में, जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है और दूसरे से अलग है। हर बच्चे की आप और बच्चों की, क्लास के बच्चों की बात छोड़ो, जो बच्चे जुड़वा होते हैं, जिनको एक ही जीन्स मिलता है, आनुवांशिकता मिलती है और एक ही वातावरण मिलता है बच्चों को, वो बच्चे भी अलग अलग होते हैं। किस चीज में, बुद्धि में, प्रेरणा में, अभिरुचि में। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारी मूवीज आई, सीता गीता, राम श्याम, देखो दोनों जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन एक तेज है, एक कैसा, मतलब थोड़ा सा बेवकूफ़ सा है, उसे कोई भी बेवकूफ़ बना देता है, बहुत सीधा साधा है, लेकिन एक बहुत तेज है। तो ये चीज़ दिखाता है, ये मूवीज़ भी ये चीज़ दिखाती है कि हर बंदे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। उसकी बुद्धि अलग हो सकती है, प्रेरणा का उसका स्तर अलग हो सकता है, उसकी रुचि अभिरुचि अलग हो सकती है। तो ये क्यों होती है, इसका सिद्धांत है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होती है। बाकी के नीचे की चीज़ें इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीधा सीधा आंसर है इसका, सीधी सीधी परिभाषा है। वंचित समूह के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। पॉजिटिव चीज देखेंगे। तो देखो ये तो थ्योरीज हैं, मैं आपको समझाता चलता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं विशेष शिक्षा से। देखो मैं बता दूं ये क्या, वंचित समूह का मतलब है कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए या जो बच्चे डिसेबल हैं, उनको पढ़ाई में लाना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, स्कूल के अंदर लाना और उनका एनरोलमेंट करवा के उनको एजुकेशन देना, ये मेन काम है। तो ये कैसे कैसे हो रहा है वो ये पूछ रहा है। तो देखिए वैसे तो ये सीधा सीधा मैं आंसर अगर आपको बता दूं तो इसका है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या है कि किसी भी तरह का बच्चा हो, वंचित वर्ग का हो या डिसेबल बच्चा हो, दोनों बच्चे एक ही स्कूल में, दोनों का मतलब है चाहे नॉर्मल बच्चा हो या वंचित समूह का हो, एक ही स्कूल में, एक ही कमरे में और एक ही टीचर उनको पढ़ाता है। ये होती है समावेशी शिक्षा, जो कि आपकी 1 अप्रैल 2010 से स्कूलों में लागू है। और जो आपका एनसीएफ 2005 था उसने इसकी सिफारिश की थी और फिर ये लागू हो गई थी जब वो 2009 में आरटीई का एक्ट आया। बाकी देखो समझेंगे हम, थोड़ा चारों समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा क्या थी, देखो ये जो विशेष शिक्षा थी ना, ये विशेष बच्चों के लिए थी। यानी कि जो बच्चा डिसेबल है, जिसको मानसिक रूप से कुछ दिक्कत है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, वर्बली कोई प्रॉब्लम है, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, ये विशेष बच्चे थे हमारे, इनके लिए अलग से स्कूल बनाए गए और वो विशेष स्कूल थे। अब इन स्कूलों में ये बच्चे पढ़ते थे कौन सी क्लास से, पहली से लेकर 12वीं तक, यानी कि 12-13 साल ये बच्चे अलग रहते थे। किससे अलग रहते थे, नॉर्मल बच्चों से। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई जब ये बच्चा समाज के अंदर आएगा तो नॉर्मल लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, जब ये 12 साल तक बिल्कुल अलग रहा है। तो जो थिंकर्स थे, जो एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने कहा भी इनको साथ साथ पढ़ाना चाहिए। फिर तो उन विशेष शिक्षा के बाद आई एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा क्या थी, एकीकृत शिक्षा में क्या था कि ये जो आपका बच्चा था, जो आपका डिसेबल बच्चा था, यानी कि जो स्पेशल बच्चा था, इस डिसेबल बच्चे को भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया गया। कैसे पढ़ाया गया, एक स्कूल, उस स्कूल में 2 कमरे बना दिए, एक कमरा ये और एक कमरा ये। अच्छा, इस कमरे में तो नॉर्मल बच्चा पढ़ रहा है और इसमें डिसेबल बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ाई चल रही है। इसको हमने कहा एकीकृत शिक्षा। ये विशेष शिक्षा मैंने आपको बता दी। तो इसमें फिर वही बात हुई कि भाई नॉर्मल बच्चा तो इस रूम में है, डिसेबल जो बच्चा है वो इस है, डिसेबल बच्चा बोलो इसको, या स्पेशल बच्चा बोलो, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, ये बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। लेकिन फिर ये बात कही गई कि भी अभी भी ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर नहीं रहे हैं। तो बात तो वही है, पहले स्कूल अलग था, अब रूम अलग है।
तो फिर इसको भी हटाया गया, एकीकृत शिक्षा को भी हटाया गया, विशेष शिक्षा को भी हटा दिया। अब आ गई समावेशी शिक्षा जो विद्यालयों में चल रही है। इसके मुताबिक वंचित समूह का बच्चा हो या जो डिसेबल बच्चा हो, उनको समान बच्चों के साथ एक ही टीचर पढ़ाता है, पर इनके लिए थोड़े से प्रावधान अलग होते हैं। मान लो बच्चा देख नहीं पा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम, तो डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, उनका इलाज होता है, चश्मा बनता है, उसको आगे बिठाया जाता है। या मान लो हैंडीकैप बच्चा है तो उसके लिए पूरी क्लास फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर लगाना है, यानी कि व्यवस्था को बदलना है बच्चे के हिसाब से, समावेशी शिक्षा ये कहती है। अपवार्जक का मतलब अलग करना, मैंने बताया अलग तो है ही नहीं, समावेशी शिक्षा चल रही, तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। क्या है? ये संवेग है, सीधा सीधा है। अगला देखेंगे। विकृत लिखावट, यानी कि बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही, तो इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, इसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया क्या होता है, मोटोप्रेक्सिया क्या होता है, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर आप इन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में परेशान रहते हो, कंफ्यूज रहते हो, तो आपको क्या करना, आप जाओ मेरे चैनल में गौतम्स ट्रिक, यहाँ पर एक ट्रिक है, इतनी आसान ट्रिक है, मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आपने उसको पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, तो ज़िंदगी में कभी ये चीज़ भूल नहीं सकते, ना कभी कंफ्यूज होगा, और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं ये सीटेट में 2 मार्क्स की आती हैं, इसलिए आप इसको वहाँ जाके देख लेना, वहाँ मैंने बहुत अच्छे समझाया है, यहाँ फालतू में समय बर्बाद होगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? यानी कि हमें उस बात को डिस्कस करना है जो बात पियाजे ने नहीं कही। तो देखो, भाषा की बात पियाजे ने कहा, पियाजे ने कहा भी पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। परिपक्वन मैच्योरिटी की तो उसने बात करी, उसने स्टेजेस दी कि भाई फर्स्ट स्टेज में बच्चा इतना मैच्योर होगा, सेकंड में इतना होगा, थर्ड में इतना होगा, फोर्थ में इतना होगा। क्रियाकलाप की बात करी, उसने कहा कि बच्चा सक्रिय वैज्ञानिक होता है, और क्रियाकलाप की बात करी। तो मतलब ये तीनों बातें तो की, लेकिन ये जो सामाजिक अनुभव की बात की थी, ये बात किसने की थी? ये बात की थी वाइगोस्की ने। तो ये पियाजे ने नहीं कहा था, और वो यही पूछ रहा है, इसलिए आंसर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, नेगेटिव? अब देखिए, एक चीज तो ये कि आपने त्रितंत्र सिद्धांत पढ़ा हो, त्रितंत्र सिद्धांत दिया था हमारा स्टर्नबर्ग ने, और उन्होंने 3 तरह की बुद्धि उसमें बताई थी। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मेरे जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो आपका बेड़ा पार कर देंगे। चलिए पढ़ते हैं। भाई, व्यवहारिक बुद्धि में क्या था? व्यवहारिक बुद्धि में ये बात कही स्टर्नबर्ग ने कि अगर जिस बंदे के पास व्यवहारिक बुद्धि है, वो क्या करता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, कैसी भी नई परिस्थिति आए, ये बात कही थी। अब हम पढ़ते हैं। पर्यावरण के पुनर्निर्माण करना, तो मैंने वही बात कही कि वो जिस पर्यावरण में जाता है वहाँ वो अपने आप को एडजस्ट करता है। अब यहाँ आया केवल। केवल क्या होता है? नेगेटिव। पूछ क्या रहा है? नेगेटिव। अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इसको होल्ड कर दो। इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, ठीक बात। वो ऐसा पर्यावरण बना लेता है अपने हिसाब से, अपने आप को एडजस्ट करता है, जो व्यवहारिक बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, कि आप उसमें सफल हो जाए, और पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है। मैंने वही था, एडजस्टमेंट बिठाता है। ये जो केवल वर्ड है, ये केवल, मात्र, ही, सिर्फ, एकमात्र, कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव कर देना। अगर आपको त्रितंत्र की बुद्धि सिद्धांत आता है तो ठीक है, नहीं तो ये सिर्फ एक शब्द, मेरा जो नेगेटिव शब्द है, नेगेटिव पूछ रहा था, नेगेटिव शब्द मिल गया, आंसर कराना, 100% आपको 1 नंबर मिलेगा। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास है किससे होगा? अरे भाई, उसी से तो होगा जो चीज पॉजिटिव है, नेगेटिव चीज से तो होगा नहीं। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव ढूंढेंगे। चलिए पढ़ते हैं। जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन। आवृत्ति का मतलब होता है एक रिपीटिशन, रिपीट करना। और किस चीज को रिपीट कर रहे हो आप? परीक्षा को। मैंने बताया कि बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार मत करो, परीक्षा की लाइन में मत लगाओ, क्योंकि आपके पास बहुत छोटा बच्चा आएगा, 5 से लेके 10, 12, 13 साल तक का बच्चा होगा। इसको पेपर का इतना मतलब भी पता नहीं है, और ऊपर से बच्चे डरता भी है। पेपर मत लो, टेस्ट लो, छोटे छोटे जो उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है आप वो करो। डराओ मत उनको परीक्षाओं के नाम पर, बार बार परीक्षा मत करो, परीक्षा नेगेटिव है। पूछ तो पॉजिटिव रहा है वो, आगे देखेंगे। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। पारंपरिक कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव करना। अब पारंपरिक क्यों नेगेटिव है? देखो, पारंपरिक का मतलब होता है जो चीज पहले से चली आ रही है, ठीक है ना। लेकिन एजुकेशन में क्या हुआ कि पहले से जो चीज चली आ रही थी, जैसे मान लो बहुत पहले एक मेथड ज्यादातर यूज करते थे मास्टर प्लान के भी, तू पढ़ मेथड। बच्चे को खड़ा कर देते, हाँ भाई चल तू पढ़, ये मेथड चलता था। अब वो काम नहीं किया, तभी तो नए मेथड आए, रोल प्ले आया,
है ना, एक्टिविटी बेस्ड आया, ये सब चीज़ें आई, तो जो पारंपरिक चीज़ें हैं वो वर्क नहीं कर रही हैं, मनोविज्ञान ये कहता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है। तो फिर कौन सी अब वर्क करेंगी? अब पारंपरिक नहीं, गैर पारंपरिक। अगर लिखा हुआ है गैर पारंपरिक तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर है पारंपरिक तो नेगेटिव। देखो जो ये मैं डंडा लगाता हूँ ना ऑप्शन में, ये नेगेटिव के डंडे हैं, और जो गोला लगा दूँ समझ लो वो पॉजिटिव है। एक समृद्ध विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, विविध, विभिन्न, भिन्न, वैविध्यपूर्ण, कहीं पे भी आए सी डी पैडा में पॉजिटिव होगा हमेशा। बस ये ध्यान रखना कि जो वाक्य है आपका, जो आपका ऑप्शन है, वो इस विविधता पर टिका हुआ होना चाहिए। देखो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनते हैं? जो पूरा सेंटेंस होता है ना, उस पूरे सेंटेंस के अंदर एक या दो शब्द ऐसे होते हैं जिन पे वो पूरा सेंटेंस टिका होता है, बस आपको वही शब्द देखना है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो देखो ये किस पे टिका हुआ? एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। वातावरण उपलब्ध करा रहे हैं कैसा? समृद्ध। समृद्ध का मतलब जिसमें बच्चे का जो विकास है वो ज़्यादा हो सके, उसका शारीरिक विकास भी हो, संवेगात्मक विकास भी हो, उसका मनोवैज्ञानिक विकास भी हो, उसका मतलब हर तरह का विकास होना चाहिए। और विविधतापूर्ण, वही विविधतापूर्ण की बात ही है कि उसको इतनी विविधता हो उसमें कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, तो इसलिए ये पॉजिटिव है। चौथा देखो, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना। देखो अपेक्षा या उपेक्षा कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना सी डी पैडा में। अब क्यों देखो नेगेटिव, ये भी समझ लो। सहयोगात्मक, सहयोग 2 में 3 में 4 में इतने लोगों में होगा, तो जब 4 आदमी होंगे ग्रुप में बच्चा कर रहा है तो वो ज़्यादा सीखेगा, बजाय कि वो अकेला सीख रहा हो। अकेला बंदा कोई गतिविधि कर रहा है कितनी देर सीखेगा? 2 के साथ सीख करो, 3 के साथ करोगे तो आप मोटिवेट भी होगे एक दूसरे को देख के और ज़्यादा सीखोगे। बट ये क्या करवा रहा है यहाँ पे? ये व्यक्तिगत चीज़ करवा रहा है, और इसके लिए ये अपेक्षा का अपेक्षा शब्द का प्रयोग कर रहा है, इसलिए मैंने अपेक्षा को कर दिया नेगेटिव। अगर आपको पूरी लाइन समझ में नहीं आए तो अपेक्षा पकड़ लेना, नेगेटिव अपेक्षा है, उपेक्षा दोनों नेगेटिव। अब देखो अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव जानते हो तो कैसे आंसर मिलता है? परीक्षा या आवर्ती नेगेटिव, पारंपरिक नेगेटिव, अपेक्षा नेगेटिव, विविधतापूर्ण पॉजिटिव। आंसर देखो लगे ना 5 ही सेकंड, 60 सेकंड का क्वेश्चन 5 सेकंड में करवा रहा हूँ, बहुत टाइम बचेगा मैथ के लिए आपका। मानव विकास, मानव विकास कैसा है? देखो मानव विकास मात्रात्मक है, यानी कि जब मानव का विकास होता है, मानव के विकास में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी वृद्धि होती है और एक विकास होता है। वृद्धि आप नाप सकते हो, विकास, वृद्धि जो है आपकी मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक है, तो दोनों ही होने चाहिए। दोनों कहाँ? ये रे, आंसर कर दो। बाकी विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे तो और डिस्कस करेंगे। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है? अब प्रतिभाशाली बच्चा है तो ये पॉजिटिव चीज़ करेगा, तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव। स्मरण नेगेटिव, स्मरण करना, याद करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, प्रत्यय स्मरण, सुनाना, दोहराना, नकल करना, ये बिल्कुल नेगेटिव है, इनको लिख लो कॉपी में। समझ पॉजिटिव, विश्लेषण पॉजिटिव, सर्जन नहीं है भाई, ये सृजन है, ये गलत लग गया रहा, सृजन, सृजन भी पॉजिटिव। अब देखो 3 पॉजिटिव आ गए, लेकिन आंसर तो एक ही होगा। अब क्या हुआ? आप फंस गए। लेकिन ये शुक्र मनाओ कि अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव पता है तो आप 3 में ही फंसे हो, जिनको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पता वो तो 4 में फंसे बैठे होंगे। तो देखो ये फायदा हो गया, पहली बात तो कि आप 3 में फंसे हुए। अब निकलेंगे कैसे? जब आप फंस जाओ तो आप क्या देखो? पहली चीज़ देखो विस्तार, बच्चा विस्तारित, मतलब विस्तारित वातावरण कहाँ है? जहाँ बच्चा ज़्यादा सीख रहा है, जहाँ उसको अच्छा लग रहा है, ज़्यादा वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। और दूसरे नंबर पर मेरे पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो इसमें विस्तार समझ में नहीं आ रहा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव तो समझ में आ रहा है लेकिन तीनों ही पॉजिटिव है। तो अब क्या देखोगे? तीसरे नंबर पे क्वेश्चन देखो। अब प्रतिभाशाली, देखो इस चीज को आप रट लो कि जो प्रतिभाशालिता है वो सृजनात्मकता से जुड़ी हुई है। ये समझ लो ये दोनों जुड़वा भाई हैं, प्रतिभाशालिता और सृजनात्मकता। तो इसका आंसर करेंगे हम सी। अगला बढ़ेंगे। गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? यानी कि गणित में कोई बच्चा निर्योग्य है तो आप कैसे पता लगाओगे? तो देखो 2 शब्द आएंगे, एक तो आएगा निदानात्मक परीक्षण, एक आएगा उपचारात्मक परीक्षण, और दोनों ही ये पॉजिटिव हैं। बस क्वेश्चन देख लेना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो परिभाषा ही पूछता है तो वो निदानात्मक परीक्षण की परिभाषा पूछेगा या उपचारात्मक की पूछेगा। तो निदानात्मक का मतलब होता है टू नो द रीजन, पता करना कि क्या कारण है जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है, किस वजह से बच्चे की प्रगति नहीं हो रही है, क्यों बच्चा और बच्चों के समान नहीं चल पा रहा है, उनसे क्यों पिछड़ता जा रहा है, इन सब चीज़ों का कारण जानना बोलते हैं निदानात्मक शिक्षण। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर कहता है भाई ब्लड टेस्ट कराओ। अब ब्लड टेस्ट कराने कहाँ जाते हो? डायग्नोज सेंटर पे। तो डायग्नोज वाला क्या करता है? वो ये बता देता है ब्लड में ये कमी है, इस कारण से इसको ये बीमारी हो रही है। तो हमें भी क्या करना है? निदानात्मक में क्या करेंगे? कारण पता करेंगे।
और कारण जब पता चल जाएगा तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे उपचार, उपचारात्मक शिक्षण। हालांकि यहाँ तो बात नहीं हो रही है उपचारात्मक शिक्षण की, यहाँ बस वो पूछ रहा है कि बच्चा निर्योग्य है तो उसकी निर्योग्यता का आकलन कैसे होगा, कौन से परीक्षण से होगा, तो निदानात्मक परीक्षण से होगा। इसमें हम कारण जानेंगे, बाकी की आपकी जरूरत की सामान है नहीं, डोंट वरी, आगे बढ़ जाओ। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। किसकी बढ़ाते हैं, तो भाई जो सिद्धांत चित्र हैं वो क्या करेंगे, वो पॉजिटिव चीज़ें तो करेंगे। स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर टीचर जो भी करा रहा है या जो भी चीज़ें हो रही हैं वो पॉजिटिविटी के लिए हो रही हैं, बस आप ये ध्यान रखो। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण। देखो जो ये ज्ञान शब्द है ना, ये लगभग नेगेटिव रहेगा, लगभग, पूरी तरह से तो नहीं कहता मैं, लेकिन इसकी कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ पे मैं इतना सारा नहीं बता पाता हूँ क्योंकि यहाँ पे 20-30 मिनट का वीडियो होता है, तो 20-30 मिनट की वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बताने की, पर हो नहीं पाता। मैं आपको बताऊँ लाइव क्लास में फिर मैं बहुत उदाहरण देता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें समझाता हूँ जब बच्चे सामने होते हैं, बट आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। जो ज्ञान जो है ना, ये लगभग नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कब हो जाता है, जब लिखा हो संज्ञान या अभिसंज्ञान, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसका मैं बताऊंगा जब ज्ञान के ऊपर ही बात करूंगा। तो ये लगभग क्या नेगेटिव। अगर ज्ञान ही लिखा है लेकिन इसके आगे लिखा है नया ज्ञान, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये लिख लिया करो, देखो मैं जो बताता हूँ ना, पेन कॉपी पेंसिल लेके बैठो, इसीलिए ये यही थ्योरी और कुछ नहीं है। दूसरा देखो, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रस्त केंद्रित करना। अब भाई इसमें देखो कोई नेगेटिव पॉजिटिव नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इसे होल्ड कर दो। अब आगे चलो। अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करना। कुछ नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा, होल्ड कर दो। तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता। तर्क कहीं पे भी आए पॉजिटिव करना। अगर बच्चा तर्क करने लगे और तर्क करते हुए जो सूचनाएं उसको मिल रही हैं, जो उसको वर्क मिल रहा है, उसको वो व्यवस्थित कर दे। व्यवस्थित कब करेगा बच्चा, जब उसको चीज़ें समझ आ जाएंगी, जब वो सीख जाएगा कि भाई ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। इसके बाद वो अगर सपोज करो आप कहने लगो नहीं भाई ऐसे, ये ऐसी लाइन नहीं बनेगी, इसकी ऐसी लाइन बनेगी, तो वो तर्क करने लगेगा। तर्क बच्चा कब करता है, तर्क बच्चा जब करता है जब उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो आप इसको आंसर करेंगे। देखिए सिर्फ एक शब्द ने, तर्क शब्द ने आपको आंसर तक पहुंचा दिया। अब आप इस पर डाउट भी कर सकते हैं कि यार बाकी की चीज़ तो सर जी ने समझाई नहीं, तो डोंट वरी। देखो ये पूरी एक थ्योरी है और उस थ्योरी का निचोड़ है ये नेगेटिव या पॉजिटिव, वो मैंने आपको बता दी। थ्योरी तो आपने भी पढ़ रखी है, मैंने भी पढ़ रखी है, लेकिन क्या है कि मैंने थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते ज़्यादा चीज़ सीख गया हूँ, तो मैं आपको शॉर्टकट्स दे रहा हूँ। क्योंकि अगर पूरी थ्योरी पढ़ाने लगा तो थ्योरी तो आती नहीं लिखने के लिए सीटेट में इसी तरह एक क्वेश्चन आएंगे और इनको ऐसे ही डील करना। एक छोटा सा मेरा पॉजिटिव या नेगेटिव आपको 1 नंबर दिला देगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो मित्रों आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप क्लास पसंद आई होगी, बाकी तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, आई एम श्योर। और बाकी भाई सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये सब चीज़ें करते रहिए और बेल जरूर दबा दो, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्लास को देख पाएंगे। बाकी देखो मित्रों, ये मेरा नंबर है। सीटेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ और कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, और 100% रिजल्ट देता हूँ अपने इंस्टीट्यूट पे। तो सीटेट से रिलेटेड कोई भी आपको नीड है, कोई गाइडेंस चाहिए, PDF वीडीएफ कुछ भी चाहिए, एनीथिंग, व्हाट्सअप करो मुझे, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और पूरी हेल्प करूंगा आपकी सीटेट को क्लियर करवाने में। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।